न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। पूर्णिया में दर्दनाक घटना, 5 लोगों की पिटाई के बाद जिंदा जलाकर हत्या। यूपी छात्रा पंखुड़ी की फीस माफी। ग्वालियर में डकैती के मुख्य आरोपी कौशल गुज्जर की पुलिस से मुठभेड़। आप देख रहे हैं तो खबरें विस्तार से। पूर्णिया में दर्दनाक घटना, 5 लोगों की पिटाई के बाद जिंदा जलाकर हत्या। बिहार के पूर्णिया जिले से एक भयानक घटना की खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट अंशुल कुमार के अनुसार यह घटना 6 जुलाई की रात की है, जब 5 लोगों की बर्बरता से पिटाई की गई और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने अगले दिन सभी मृतकों के शव बरामद कर लिए हैं। शवों का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस मामले में अब तक लगभग 23 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जबकि 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला चलाया जा रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है अभी तक और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है, और साथ ही अन्य अज्ञातों पे छापामारी की जा रही है। वर्तमान में 3 लोगों को जो है इन लोगों ने पकड़ भी लिया है, वो हिरासत में भी हैं। इसमें एक माइनर चाइल्ड भी है, तो उसकी भी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको अभी अपनी अभिरक्षा में रखा है, एक संस्थान में रखा है। उनके परिवारजन भी साथ में हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। घर में हम लोगों ने राशन इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि है वो भी हम लोग जल्द से जल्द निष्पादित करके उनको दिलवाएंगे। अभी गांव में क्या स्थिति है? सामान्य हो चुका है? गांव में अभी वर्तमान में, क्योंकि गांव वाले लोगों ने ही करा था काफी लोगों ने, तो गांव अभी डेजर्टेड है। काफी लोग उसमें से फरार चल रहे हैं और उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी जो है निरंतर चल रही है। सर, क्या लगता है इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाता है जो शहर के बगल में ही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये कौन सा कारण हो सकता है इसके पीछे बेसिकली इस तरह की घटना घटाने की? इसमें वही है कि हम लोग को समाज के रूप में और जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग को और सरकार के द्वारा बहुत पहल की जा रही है, मगर हम लोगों को भी और अच्छे से वहां तक पहुंचने की जरूरत है, ताकि लोगों के बीच में ये अंधविश्वास जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से हटा सकें। लोगों से क्या अपील करेंगे? इस प्रकार अंधविश्वास आज भी समाज में? लोगों से अपील यही है कि आज के आधुनिक युग में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, और सभी लोगों से अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा एक बार हो जाती है तो धीरे धीरे सभी चीजें सशक्त होने लगती हैं, उनका भी ढांचा बढ़ता है और सभी लोग मजबूत होते हैं। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी छात्रा पंखुड़ी की फीस माफी, स्कूल फिर से। यूपी से खुशखबरी, जहां छात्रा पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना अनुरोध पत्र भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। CM के आदेश के बाद पंखुड़ी की स्कूल फीस माफ कर दी गई है। अब उनका स्कूल फिर से शुरू हो चुका है। पंखुड़ी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी, अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह कदम शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता है और ऐसे बच्चों को प्रेरणा देता है जो आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। सर, मेरी बच्ची 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। मेरी बच्ची जनता दरबार में गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। योगी आदित्यनाथ जी के ही मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज मेरी बच्ची पुनः स्कूल गई है। हम माँ बाप तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश हैं। कौन से क्लास में पढ़ती है? 7th B में उसका एडमिशन हुआ है। 6th क्लास पास की थी सर इसी स्कूल से।
अभी जब स्कूल में गए तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या बातें हुई? प्रिंसिपल साहब थे और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है, आप जाइए घर, बच्ची क्लास अटेंड करेगी, इसके कॉपी किताब की व्यवस्था मैं 1-2 दिन में करूंगा। तो आज से स्कूल जाना शुरू कर? आज से स्कूल खुद मिल गया, क्लास अटेंड कर रही है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार त्रिपाठी है। मैं गई थी योगी जी के पास, तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया। उन्होंने कहा कि क्या समस्या है। मैंने पूरी समस्या बताई कि मेरे फादर के पैर में चोट लगी है, मम्मा भैया को पढ़ाती हैं और मुझे पढ़ने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो सर ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ़ होगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ़ी की व्यवस्था करवाई जाए। फिर उसके बाद बस। फिर आपने उस दिन सीएम योगी जी के साथ जो सेल्फी भी लिया, कैसा जी लगा? बहुत अच्छा लगा था उस दिन। फिर आगे स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ, कैसे पढ़ाई चल रही है? अब अच्छी चल रही है पढ़ाई। अब तो एडमिशन हो गया है स्कूल में। किस क्लास में एडमिशन लिया है? 7वीं। यहाँ पर जी। 7th में एडमिशन हो गया। जी। तो कैसा लग रहा है, किसको धन्यवाद देना चाहोगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं अपने प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं सारे अधिकारियों जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आगे यहाँ के लोगों ने क्या आपको ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, कैसे क्या करना? जी अभी मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगी सारे टीचर से। क्या नाम है आपका? पंखुड़ी त्रिपाठी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्वालियर में डकैती के मुख्य आरोपी कौशल गुज्जर की पुलिस से मुठभेड़। एमपी के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। एएसपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया है कि पिछोर थाना क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात में संदिग्ध आरोपी कौशल गुज्जर का हाथ पाया गया था। सूचना मिली कि कौशल फूलबाग स्थित एक अस्पताल में जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया है। इसके बाद कौशल मौके से फरार हो गया। हाल ही में कंपू थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में कौशल गुज्जर के पैर में गोली लगी है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी है और जल्द ही कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। अभी पिछोर थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले लूट हुई थी और उसमें एक आरोपी, संदिग्ध आरोपी कौशल गुर्जर की संलिप्तता सामने आ रही थी। तो उसकी धरपकड़ के लिए जब उसकी लोकेशन ली गई तो डबरा में टेकनपुर में आ रही थी। तो जब इस सूचना से डबरा और टेकनपुर को अवगत कराया गया और क्राइम ब्रांच की टीम्स को एक्टिवेट किया गया। जब इनको डबरा में घेरा गया तो इन्हें अपना मोबाइल बंद कर दिया और ये वहां से फरार हो गए। बाद में सूचना मिली कि कौशल गुर्जर अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल में फूलबाग में था। वहां पे क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो कौशल ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें एक हमारा आरक्षक जैनेंद्र गुर्जर था, वो घायल हुआ। उसके दाहिने हाथ और पेट में गोली लगी, जिसको तत्काल अपोलो में एडमिट कराया गया। उसके बाद इनकी धरपकड़ के लिए प्रयास किए गए। कौशल वहां अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से भाग गया था। फिर उसके बाद पड़ाव और डबरा, टेकनपुर और क्राइम ब्रांच इनकी रात भर सर्चिंग करते रहे। लगभग सुबह 4:30 पौने 5 के आसपास मुखबिर सूचना मिली कि ये कंपू थाना क्षेत्र में कैंसर पहाड़िया में छुपे बैठे हैं। तो कंपू, पड़ाव और डबरा की टीमों ने इनको कॉर्डन करके चारों तरफ से घेरा और क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच ने जब इनको सरेंडर करने के लिए कहा तो इन्होंने क्राइम ब्रांच पे फायर किया। रिटेलिएटरी फायर में कौशल गुर्जर के पैर पे गोली लग गई और उसका एक साथी वहां से मोटरसाइकिल से फरार हो गया। अभी कौशल जेएस ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और जो हमारा आरक्षक था जयेंद्र गुर्जर, वो अपोलो हॉस्पिटल में है और वो अभी आउट ऑफ डेंजर और स्टेबल कंडीशन में। कौशल के ऊपर कई सारे लूट और डकैती के मामले थे। 2 मुकदमे दतिया में है डकैती के, एक अजमेर में है जहां पे उस पर 10,000 का इनाम है। लगभग एक 18-19 लाख की लूट का आरोपी वो नागदा में भी और ग्वालियर में भी डकैती की तैयारी के आरोपी थे। तो इस पे कई सारे इनाम घोषित हैं और उसको सक्सेसफुली हमने गिरफ्तार किया। अगली खबर की ओर। पंजाब और गुजरात के चुनाव, अरविंद केजरीवाल का ऐतिहासिक भाषण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के लिए सोमवार को स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से उनका धन्यवाद दिया है। लुधियाना में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आपकी जीत इस बात का सबूत है कि पंजाब की जनता को हमारी काम की राजनीति ही पसंद है। जनता ने हमारी सरकार के काम पर फिर से अपनी पक्की मुहर लगाई है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की 2 जगह शानदार जीत हुई है। एक हम लोग लुधियाना पश्चिम की सीट जीते और दूसरा गुजरात में
भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां पे 30 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां पे बीजेपी को हिला पाना लगभग नामुमकिन है। वहां से भी आम आदमी पार्टी उपचुनाव में भारी बहुमत से 17,000 से ज्यादा वोट से जीती है वहां पे गुजरात के अंदर। वहां पे बीजेपी इतनी बौखला गई है कि जैसे ही हमारी जीत हुई, अभी परसों हमारे वहां पे दूसरे विधायक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरा ये मानना है, वो जितने मर्जी जुर्म करेंगे, जनता उतनी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी। लुधियाना का चुनाव और गुजरात का चुनाव, ये दोनों सेमीफाइनल हैं। गुजरात में भी और पंजाब में भी 2027 में चुनाव है। पंजाब में फरवरी 2027 में और गुजरात में दिसंबर 2027 में। और मैं मानता हूं कि ये दोनों उपचुनाव सेमीफाइनल थे और ये इस तरफ इशारा करते हैं कि 2027 में पंजाब और गुजरात भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। पिछले 3 साल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने जबरदस्त काम किया है। और लुधियाना की ये जीत एक तरह से ठप्पा है। लोगों ने अपनी मोहर लगा दी कि लगे रहो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो, हम भी आपको खूब वोट देंगे। आम आदमी पार्टी के अच्छे काम पे जनता ने मोहर लगाई है और कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये ऐसे ही गालियां देते रहते हैं। इनके पास कोई, लुधियाना के चुनाव में मैं देख रहा था, आम आदमी पार्टी कह रही थी हमें वोट दो, हम आपकी बिजली अच्छी करेंगे, पानी अच्छा करेंगे, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करेंगे, नशा खत्म करेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। हम पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रहे थे। और कांग्रेस और बीजेपी वाले किस लिए वोट मांग रहे थे? उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दे पे वोट मांग रहे थे बीजेपी और कांग्रेस वाले। केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना है। बोले संजीव अरोड़ा अगर जीत गया तो केजरीवाल राज्यसभा चला जाएगा, केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोको। तो एक दिन मेरे से मान साहब ने पूछा, कहते हैं सर आपको राज्यसभा जाना है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। तो कहते हैं सर क्लैरिफाई कर दो बाहर जाके कि नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, इनको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने दो। मैंने कहा चुनाव के बाद क्लैरिफाई करेंगे। चुनाव के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने ऐलान करा कि केजरीवाल को राज्यसभा नहीं जाना। लेकिन चुनाव के पहले मैं इनको उलझा के रखना चाहता था। इनका पूरा चुनाव, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, एक ही मुद्दे पे चुनाव था, केजरीवाल को राज्यसभा। अरे जनता को कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल को राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है। जनता को और 100 समस्या है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता है, जनता की सड़क टूटी पड़ी है, जनता को पानी की समस्या है, जनता को बिजली की कोई पार्टी बात नहीं करती। और ये बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सेटिंग है भाई साहब। सवेरे 11 बजे बिट्टू कांग्रेस, वो कौन था आपका कैंडिडेट, आशु, सवेरे 11 बजे आशु प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दिन में 3 बजे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल को राज्यसभा जाना, इसको रोको। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, अच्छी जुगलबंदी थी। सवेरे एक करेगा, दिन में दूसरा करेगा। सवेरे दोनों का एक ही मुद्दा था,
दोनों मिलके लड़ते हैं, उनका दोनों पार्टियों का एक ही दुश्मन है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की राजनीति खत्म कर दी आम आदमी पार्टी ने। अभी मैं गुजरात गया था, गुजरात में मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ लोग बोले जी भाई बहन है, कुछ लोग बोले जी पति पत्नी है। आपको क्या लगता है? ये प्रेमी और प्रेमिका हैं, ये ना भाई बहन है ना पति पत्नी है, ये रात के अंधेरे में छुप छुप के मिलते हैं और सारे गलत काम करते हैं, मिलके लड़ते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं, और ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि समाज को इन दोनों की शादी पसंद नहीं है। तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं मिलके लड़ते हैं। अब जनता के सामने आ गया, पंजाब में भी, दिल्ली में भी ये दोनों मिलके लड़े और पंजाब में अभी ये लोग मिलके लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी शानदार काम कर रही है। अच्छी राजनीति ये कहती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो, गंदी राजनीति मत करो। हम लोगों ने नशे के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध छेड़ा। कौन लाया था पंजाब में नशा? यही लोग नशा लेके आए थे। पिछले 15-20 साल में हमारे से पहले की जो सरकारें थी, इन तीनों पार्टियों की सरकारें थी, हमारे से पहले की जो सरकारें थी वो नशा लेके आई। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा लेके घूमते थे, नशा बेचते थे उनके मंत्री, वो नशा लेके आए। आज एक सरकार आई है पंजाब के अंदर जो नशे के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़े हुए है। बड़े बड़े नशा तस्करों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। सारा पंजाब खुश है, माएं बहनें आशीष दे रही हैं, और ये तीनों पार्टियां हमारा मजाक उड़ाती हैं, हमारे गालियां देती हैं कि नशे के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा गया है। अभी एक बहुत बड़े इनके नेता को गिरफ्तार किया, नाभा जेल में गया है। जैसा अभी मान साहब ने बताया, इनको समझ नहीं आया क्या करें। जिस दिन उसको गिरफ्तार किया, कांग्रेस वाले कहते हैं तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई, तानाशाही आ गई। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता उनके समर्थन में उतर के आ गए। 3 दिन बाद बोले नहीं नहीं गलती हो गई, माफी मांगने लग गए, नहीं ठीक किया ठीक किया। इनको समझ नहीं आ रहा, एक दिन कुछ बोलते हैं एक दिन कुछ बोलते हैं। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, अकाली दल को समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या जवाब दें। हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं जी बहुत शानदार काम हुआ। अभी मान साहब ने बताया 2017 के केंद्र सरकार के भारत के सर्वे में पंजाब 29वें नंबर पे था। आपकी पार्टी की सरकार ने इतना शानदार काम किया कि आज पंजाब 1 नंबर पे आ गया पूरे देश के अंदर। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, बच्चों ने खूब कड़ी मेहनत करी है। अफसरों ने, हमारे मंत्रियों ने, एमएलएज ने खूब कड़ी मेहनत की है। तब ये 3 साल के अंदर हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया। सारे पूरे गांव-गांव के अंदर जो स्कूल थे, 8000 से ज्यादा स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनवाई है। बाउंड्री वॉल नहीं थी पहले स्कूलों के अंदर, टॉयलेट नहीं होते थे, स्कूलों में टॉयलेट बनवाए हैं, सफाई करवाई है, टॉयलेट साफ करवाए हैं, स्कूलों की सफाई करवाई है, सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हैं। पहले बच्चे नीचे दरी पे बैठते थे, अब सारे स्कूलों में डेस्क का इंतजाम किया है। तो जनता बड़ी खुश है कि ऐसा काम हमने पहले कभी नहीं देखा। तो जनता की मांग के ऊपर जगह जगह हर स्कूल में, एक बार अभी 1-2 महीने पहले हर स्कूल के अंदर उद्घाटन किया गया। कहीं पे दीवार का उद्घाटन, कहीं पे टॉयलेट का। इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने खूब मजाक उड़ाया हमारा। कहते जी देखो ये तो दीवार का उद्घाटन कर रहे हैं, तो टॉयलेट। जनता ने जवाब दिया सोशल मीडिया पे जाके इनको। जनता कहती है तुमने 75 साल में क्या किया? ये तुम्हारे कुकर्म है कि आज स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है, आज स्कूलों के अंदर डेस्क नहीं है, आज स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है, आज स्कूलों के अंदर पीने का पानी नहीं है। ये तुम लोगों के कुकर्म है 75 साल के। आज अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो तुम इनका मजाक उड़ाते हो। तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता इनका जवाब देगी, जनता इनको तमाचा मारेगी।
चुनाव के अंदर तमाचा मारा था, अब जनता इनको रोज तमाचा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बेअदबी का मुद्दा कितना पुराना है, पंजाब में जब देखो कोई ना कोई बेअदबी करता है। अब बेअदबी के खिलाफ मान साहब सख्त कानून लेके आ रहे हैं बेअदबी के खिलाफ। कांग्रेस वाले जो भी काम करते हैं बीजेपी से इजाजत लेके करते हैं। आज मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में बेअदबी का कानून आएगा, बीजेपी वालों से पूछ लो उसका समर्थन करना है कि उसकी खिलाफत करनी है। जो काम ये करते हैं बीजेपी से पूछ के करते हैं, एक दिन कहेंगे हम साथ हैं, दूसरे दिन कहेंगे हम खिलाफ हैं। आज किसान बहुत खुश है। पहले किसानों को बिजली रात को 3-3 बजे उठ के बिजली अपना खेत जोतना पड़ता था, रात को 3-3 बजे बिजली आती थी। आज 8-8 घंटे बिजली आ रही है, दिन में बिजली आ रही है। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 20% पंजाब के खेतों में, केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था। 70 साल में, 70 साल आजादी के बाद केवल 20% पंजाब में सिंचाई का पानी जाता था। आज 3 साल में 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता, 60%। और अगले साल 31 मार्च तक का टारगेट रखा है, 90% किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी जाएगा अगले साल 31 मार्च तक। इन लोगों ने क्या किया 70 साल में? अगर हम 3 साल में कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते थे? ये भी कर सकते थे। इन्होंने केवल और केवल लूटने का काम किया, पंजाब का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने। केवल और केवल लूटने का, अपने इतने पैसे कमा लिए, इनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे घर बैठ के खाएंगे। आज इतना शानदार काम हो रहा है पंजाब के अंदर। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अंत पंत में 2022 में पंजाब की जनता। बढ़ते लिखे खबर की ओर, संजय राउत का निशाना दुबे कौन? मुंबई से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर तीखा हमला बोला है। चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के कथित बयान पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। राउत ने भाजपा सांसद पर मराठी लोगों के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा है कि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तब राज्य सरकार चुप क्यों रहती है। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, दो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तो इस्तीफा दे दो।
बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक को लेकर कांग्रेस का विरोध। महाराष्ट्र में प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा विधेयक को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने इस विधेयक को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधेयक की तुलना ब्रिटिश शासन के रोलेट एक्ट से करते हुए इसे तानाशाही की ओर कदम बताया। सबकाल ने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक को जल्दबाजी में लाकर जनता के मौलिक अधिकारों को दबाना चाहती है। 1919 के रोलेट एक्ट जैसा है। फडणवीस की हरकतें औरंगजेब जैसी क्रूर है और उनका तानाशाही रवैया इस विधेयक के जरिए सामने आ रहा है। जन सुरक्षा कानून नाम का एक कानून महाराष्ट्र लाने के लिए बेकरार है और पिछले लंबे समय से वो इसको लाने का प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं, मगर अभी इसको इसी विधानसभा में उसको पारित करने का उनका पूरा षड्यंत्र है। ये कानून जो है, ये कानून 1919 में रोलेट एक्ट नाम से एक कानून आया था, जिसमें कभी भी किसी को भी कहीं पर भी आप अरेस्ट कर सकते हो, बिना कोई कंप्लेंट, बिना जांच आप उसको सलाखों के पीछे डाल सकते थे। ये जैसा कानून था, वैसा ही कानून, रोलेट एक्ट जैसा ही कानून फडणवीस लाने जा रहे हैं। फडणवीस जी का जो कारोबार है वो एक तरफ औरंगजेब जैसा क्रूर है, तो दूसरी तरह अंग्रेजों जैसा तानाशाहपूर्ण उनका जो रवैया है वो इस विधेयक के माध्यम से उभर कर सामने आ रहा है। अर्बन नक्सलाइट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जन सुरक्षा कानून के माध्यम से भारत सरकार कहती है कि अर्बन नक्सलाइट कोई नाम की चीज़ नहीं है। अर्बन नक्सलाइट एक किसको कह रहा है? तो ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर का जो विचार है, जो परिवर्तन का विचार है, जो अध्यात्म से उभरा हुआ विचार है, जिसको हम पुरोगामी विचार कहते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी जिसे बोलते हैं, ये सारी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भाजपा को ऐतराज है। और इस ऐतराज को चलते हुए यदि आप कोई सुधार की बात करोगे, यदि आप कोई प्रोग्रेसिव थॉट रखोगे, तो आपको हम सलाखों के पीछे डालेंगे। ये सीधा हमला हमारी गणतंत्र पर है। हमारे गणतंत्र के साथ साथ इस देश में तानाशाह लाने का ये पुरजोर प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हम इसके विरोध में और इसके खिलाफ में रहेंगे। अविनाश यादव गिरफ्तार किया है पुलिस ने, मीरा रोड पे आज प्रोटेस्ट होना था, उससे पहले ही उनको एमएनएस चीफ हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के। ये अनुसूची 8 की जो सारी भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं हाथों में हाथ डालकर भाई जैसे इन्होंने रहना चाहिए और जो विविधता में एकता ही भारत की जो विशेषता है उसको बरकरार रखना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि ये विविधता को भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज़ है और इस विविधता को ख़त्म करने की जो साजिश वो कर रहे हैं। हिंदी जो है, हिंदी को लेकर कोई विरोध का कोई कारण नहीं। हिंदी जो है ये अनुसूची जो 8 है उसमें 22 भाषाओं में एक है, मगर हर मामले में हिंदू मुस्लिम, हर मामले में भारत पाकिस्तान करना ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और इसके चलते वहाँ हर मातृभाषा का सम्मान है। केवल मराठी का नहीं, अन्य मातृभाषाओं का भी सम्मान है। जिनकी हिंदी मातृभाषा है उनका भी सम्मान है और सभी जो भाषा है वो भाषाओं का इसमें सम्मान रखने का एक हमारी सीख है और हमारा संविधान भी उसी प्रकार से कहता है। मगर ये इस प्रकार से पोलराइजेशन करने के लिए कुछ ताकतें ये काम कर रही है और उसी ताकत का वो नतीजा है कि इस प्रकार से घिनौनी घटना वहाँ पर उसको अंजाम दिया गया। भाषा को लेकर जो विवाद, आरएसएस ने कहा सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, विवाद नहीं होना चाहिए भाषाओं को लेकर। यदि ऐसा है तो एक देश, एक भाषा, एक खान पान, एक ड्रेस कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारा क्यों कहते हो? और यदि आप सारा कहते हो तो दूसरी तरफ आपका जो फिलोसॉफिकल बुक है बंच ऑफ थॉट, उसमें आपकी जो फिलोसॉफी है वो गलत है, वो कह दो। एक बार बंच ऑफ थॉट जला दो ताकि आपका जो कहना है वो हम सच माने। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से कहा कि ठाकरे ब्रदर्स में तो वो उर्दू बोलने वाले यूपी बिहार के ये दुबे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पोलराइजेशन का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को वो हमेशा हर बार वो आगे लेके आने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहज के वहाँ पर उनको रखा है। तो उनका काम ही है कि पोलराइजेशन करना। और मराठी को धमकी देने का कारण क्या है? तो वो मराठी को धमकी देके कहीं हिंदी सहानुभूति वो अपनाना चाहते हैं और ये हिंदी वर्सेस मराठी का एक झगड़ा लगाने का उनका प्रयास है। ये उनकी राजनीतिक एक साजिश है और उस राजनीतिक साजिश के पीछे उनकी विकृत मानसिकता भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। एक आखिरी सवाल कहा कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोग पहले
असली में वही मराठी विरोधी और मराठी अस्मिता के हत्यारे हैं। हर चीज़ में पाकिस्तान को खींच के लाना, हर चीज़ में मुस्लिम एंगल देना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया रहा है और ये वक्तव्य उसी दायरे में पूरा है। ये किसी भी तरीके से जो स्थिति है उससे विपरीत है। जो ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए हैं सर, आपको लगता है इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ मंच पे जो है बैठेगी और कांग्रेस पार्टी के तमाम हाईकमान रहेंगे, क्या इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ हो पाई है? नहीं, वो उनका स्टैंड क्लियर कर ले, उसके बाद कांग्रेस अपनी राय देगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएई नौसेना प्रमुख ने युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। भारतीय आधिकारिक यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के कमांडर मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रेमिथी ने सोमवार 8 जुलाई को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनकी यह यात्रा 7 से 9 जुलाई तक निर्धारित है और इसका उद्देश्य भारत तथा यूएई के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेजर जनरल अल रेमिथी ने भारत के वीर सैनिकों को नमन किया और बलिदान की परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त किया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस की परंपरा संवैधानिक पदों का अपमान करना है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पुरावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। पुरावाला ने कहा है कि खड़गे जी द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को मुर्मा जी, कोविंद जी को कोविड जी कहना और फिर उन्हें जमीन हड़पने वाला कहना कांग्रेस की एससी और एसटी समुदाय के प्रति गहरी नफरत को दर्शाता है। So BJP is accusing Kharge of insulting the highest office of the country, President's office, because of his speech. What do you have to say about it? Constitutional positions का अपमान, SC, ST, OBC समाज का अपमान is the Congress's only पहचान. The comment made by Khadge ji, calling Murmu ji as Murma ji, Kovind ji as Covid ji, then saying that they are land grabbers, it reflects the deep-seated hatred Congress has for SC, ST community. And time and again they have shown this kind of behavior. They have insulted the top office of the country, whether it's calling Murmu ji as evil mindset, whether it's saying that she has made boring speech, whether calling her Rashtrapatni. This is the kind of tradition Congress has shown towards constitutional positions. They have neither spared Chief Justice of India, nor the Prime Minister, nor the President post. And their deep hatred for SC, ST community can be seen. Look what they are doing in Karnataka. Fake survey was done. Look how they have diverted SC, ST funds, how they have looted the funds in Valmiki tribal scam. And even in the past, whether it is defeating Ambedkar ji, whether it is insulting the portrait of Ambedkar ji, denying him Bharat Ratna, whether it is grabbing the reservation of SC, ST, OBC community and giving it to the vote bank, whether it is always insulting the SC community by making such kind of comments, this has become part and parcel of the Congress party's approach. And therefore, it shows the evil and the anti-SC, ST mindset of the first family of the Congress. It is ironical that Khadge ji himself is being insulted so much by the Congress party. He is not called the High Command. He is kept outside the room when the Wayanad nomination is taking place. And yet he is making such comments. It shows that the first family only wants to insult SC and ST community. बढ़ती खबर की ओर। प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद, नदियां हो रही प्रदूषित, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य भर में सभी ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं, जिससे नालों और सीवेज का गंदा पानी सीधे नदियों में डाला जा रहा है। अखिलेश ने कहा है कि जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं, नालों का पानी और गंदगी सीधे नदियों में डाली जा रही है, इससे जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड की स्थिति पर भी विशेष चिंता जताते हुए कहा है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया है कि हर जिले में सड़क किनारे खेतों के पास मिट्टी के टीले बन गए। इधर मैं देख रहा हूं, आज भी एक अंग्रेजी अखबार में मैंने देखा कि कुछ लोग गोमती में उतर करके गोमती की सफाई कर रहे हैं। इससे पहले एक और अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित था, उसमें मैंने गोमती को सफाई करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा। जिस विभाग के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, सफाई, नदियों की सफाई, नदियों का साफ सुथरा होना, उनके मंत्री को भी हमने देखा था कि पानी में कूद गए थे, और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी, इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है, और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं हुए, नदियां साफ हुई कि नहीं हुई है। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही जरूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है।
तो वही 1700 करोड़ जो हैं उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने गोरखपुर के करीब। 80 मीटर ऊंचा पहाड़ अब वहां है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है एक नया है, जो कि यमुना का है और एक यमुना का और है जो अभी हाल में हमने आपने एक चैनल और एक न्यूज के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूं। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए। ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए। स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, IAS अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूंगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूं, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूंगा। अभी तो हम ही बुरे हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की। बढ़ते अगली खबर की ओर। एमएनएस प्रमुख पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में मराठी ना बोल पाने के चलते लोगों के साथ लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में राज ठाकरे ने कहा था कि पीटो लेकिन वीडियो मत बना। वही अब उनके इस बयान पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि ये देश राज ठाकरे के पिताजी का नहीं है, कोई भी अपने घर में बैठकर कुछ भी कह सकता है। यह उनके शिष्टाचार को दर्शाता है। क्या है, पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है, और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहां काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाए। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया राज ठाकरे, क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहां मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है, वहां पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहां पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहां बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठकर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को
बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेरा भाईंदर में भाषा विवाद पर प्रदर्शन। भाषा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को उस समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जब वे क्षेत्र के व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन का जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरे। मन से कार्यकर्ता स्थानीय भाषा के सम्मान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील के साथ हिरासत में लिया। महाराष्ट्र शासन मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न करत जाणीवपूर्वक मराठी माणसाला करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे। महाराष्ट्राला डांबण्याचा पहली खबर की ओर। राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता में अहम बयान। राजद के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना की और विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और राज्य में विकास की गति धीमी हो गई है। उन्होंने विशेष रूप से बेरोजगारी, किसान संकट और शिक्षा प्रणाली पर सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के संयुक्त मोर्चे को मजबूत बनाने की बात कही और आगामी चुनावों में जनता के विश्वास को जीतने का भरोसा जताया। चाहते कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है, भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से और विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग
आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की जरूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक, अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है। लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। हम लोगों की मांगे हैं। पहली मांग, भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इस संबंध में स्पष्ट लिखित और आधिकारिक आदेश जो है जारी करे। दूसरा, किसी भी विज्ञापन या फेसबुक पोस्ट की जगह राजपत्र अधिसूचना या सार्वजनिक प्रेस नोट के माध्यम से नीति बताई जाए। तीसरा, बिना दस्तावेज प्राप्त फॉर्म के दुरुपयोग की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाए। चौथा, मतदाता नामांकन हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और राजनीतिक निरपेक्षता सुनिश्चित हो। पांचवा, आयोग
विपक्ष एवं जनता द्वारा उठाए जा रहे सवालों, शंकाओं, शिकायतों और गंभीर आरोपों का बिंदुवार जवाब दे, आयोग इसकी निष्पक्ष जांच कराए और किसी प्रकार की राजनीतिक मिलीभगत को रोकने के लिए कठोर कदम जो है आयोग उठाए। पांचवा, बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे? धान रोपने का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहाँ से हो पाएगा टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। नंबर 6, हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड ऑनलाइन जो है कौन से विधानसभा वाइज कितना सत्यापन हुआ है, एवरी डे, हर दिन जो है सार्वजनिक करे कि इतना दिन जो है लोग सत्यापन किए हैं। विधानसभा वाइज जो है ये करना चाहिए, लाइव रियल टाइम अपडेट देना चाहिए विधानसभा वाइज। 7वां, निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 उनके साथ जो है सपोर्ट में जो है सहयोगी जो है दिए गए हैं, स्वयंसेवक लगाए गए। हमने पूछा है कि वॉलंटियर्स कौन है और इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है अथवा अन्य लोग हैं, यानी स्वयंसेवकों की भी सूची प्रकाशित करे ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। अब ये सवाल उठता है, पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो है, पहला दूसरा ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन, इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख का है, 28/6, और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में भारी बारिश से जल भराव। पश्चिम बंगाल शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जोधपुर गार्डन इलाके में विशेष रूप से पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन और आपात कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते खबर की ओर। सेमनकुप्पम रेलवे क्रॉसिंग हादसा, 2 छात्रों की मौत। सेमनकुप्पम रेलवे क्रॉसिंग पर आज सुबह एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है जब एक स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 छात्र और बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा हुआ है। दुर्घटना के कारण ट्रैक के संचालन में भी बाधा आई है। पुलिस और रेलवे अधिकारी घटना की जांच में जुटे हैं ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक ये देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।